समस्त 10वीं के छात्र वर्ग को एक प्यार भरा नमस्कार। आज हम भूगोल में पाठ 7वां मानवीय अधिवास इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। परंतु उसके पहले हम सभी ये जानते हैं कि जहां हम भारत एवं ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन समूचे वर्ष भर करने वाले हैं, वहीं पर ब्राज़ील एवं भारत की समानताएं और अंतर को हम सहजता से समझने के लिए मानचित्र का अध्ययन करते हैं। और इसीलिए स्थान एवं विस्तार में विश्व के मानचित्र का अध्ययन करते समय हमने ये देखा है कि भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत के मध्य से कर्क रेखा अर्थात 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा गई हुई है। वहीं ब्राज़ील दक्षिण एवं पश्चिमी गोलार्ध का देश है। ब्राज़ील के उत्तर से बहुत कम भाग से 0 अंश अर्थात विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा गई है, तथा ब्राज़ील के दक्षिण भाग से 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा गई है, जिसके कारण इन दोनों ही देशों में जलवायु में विविधता पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में विविधता वनस्पतियों में, प्राणियों में भी पाई जाती है। भारत एवं ब्राज़ील के प्राकृतिक मानचित्र का भी आपको अध्ययन करना है, जिसके जरिए भारत एवं ब्राज़ील में जो प्रदेश है, प्रदेशों की राजधानियाँ, उन देशों की राजधानियाँ, तटीय प्रदेशों के बारे में हम अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तत्पश्चात जनसंख्या का वितरण दोनों देशों में असमान है, हमने ये भी देखा है। और उसी के चलते भारत के प्राकृतिक विभागों की ओर अगर हम देखते हैं तो भारत में जहाँ पर विभिन्नता जलवायु में है, उसी प्रकार से प्राकृतिक विभागों में भी विभिन्नता है, और उसका परिणाम यहाँ के जनसंख्या पर होता हुआ नजर आता है। जहाँ हमने जनसंख्या ये शब्द का उच्चारण किया, उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे ये जनसंख्या, जिस जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताएं अन्न, वस्त्र और आवास है, उसी का संबंध आज के पाठ में आता है मानवीय अधिवास, जिसे हम अधिवास भूगोल भी कह सकते हैं, जो मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इस शाखा में ग्रामीण एवं नागरीय अधिवासों की स्थिति, उत्पत्ति, प्रतिरूप, व्यावसायिक संरचना आदि तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अधिवास जिसका अर्थ है घर, जो मानव जीवन का आधार है। अधिवास मानवीय बसाहट का एक स्वरूप है, जो एक मकान से लेकर यानी ग्रामीण से लेकर एक छोटी सी झोपड़ी से लेकर ग्रामीण झोपड़ी से लेकर कहूँगी नगर के मकान तक हो सकता है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह का निर्माण तथा यानी व्यक्ति के समूह का निर्माण यानी क्या, व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है, वो समूह में रह सकता है। इसीलिए मनुष्य समाजशील प्राणी हमने कहा है। किसी क्षेत्र का चयन वो कर सकता है मकान बनाने के लिए, और उसके साथ साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी अधिवासों का उपयोग हो सकता है। इसीलिए मानव भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए आपको मानवीय अधिवास ये पाठ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के प्रकार और उनका महत्व बताया गया है। नगरीकरण का जो हम कहेंगे कि गति, उसका परिणाम क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। बच्चा लोग ये ध्यान में रखो कि ग्रामीण जो अधिवास है ये 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें रेखाकृति पंक्ति नुमा बस्तियां होती है, अरीय या त्रिज्याकार बस्तियां, तीर नुमा बस्तियां, मकड़ी जाल नुमा बस्तियां, ऊर्ध्वाकार बस्तियां, तारानुमा बस्तियां, चौकट पट्टी नुमा या पंखानुमा बस्तियां हो सकती है। परंतु नगरीय अधिवासों में जनसंख्या के आधार पर ये नगर बसे हुए, अधिवास बसे हुए आप देखोगे, जिसमें 4 वर्गों में उनको विभिन्न जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत किया है। वर्ग 1 में 1 लाख से ऊपर जनसंख्या,
वर्ग 2 में 50,000 से 99,999 तक, वर्ग 3 में 20,000 से लेकर 49,999 तक की जनसंख्या होती है और वर्ग 4 में 10,000 से लेकर 19,999 तक जनसंख्या और उनके अधिवास नगरीय क्षेत्रों में हो सकते हैं। और इसीलिए इसी के तहत मानवीय अधिवास का अध्ययन करना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलो बच्चों, हम भारत में अधिवासों के प्रतिरूपों के कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रतिरूप, इसका अर्थ यह है स्ट्रक्चर यानी बनावट, जो हमने अभी मानवीय बसाहट आपको बताई थी वो। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बनावट है, ये यहाँ पर भी 3 प्रकार है, केंद्रीय, प्रकीर्ण और मिश्रित, जिसको यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। केंद्रीय यानी सघन, जो बहुत पास पास में होते हैं। अब ये पास पास में कैसे होंगे अधिवास? जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है वहाँ पर ये अधिवास सघन होते हैं, क्योंकि मानव जीवन के लिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल को हमने जीवन का नाम दिया है, इट इज़ अ लाइफ लाइन कहा जाता है। और इसीलिए जहाँ पर पानी की उपलब्धता है वहाँ पर सघन अधिवास होते हैं। प्रकीर्ण यानी बिखरे हुए अधिवास, जहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ पर दलदली युक्त प्रदेश है, जहाँ पर घने वन हैं, जहाँ पर पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ पर बिखरे हुए अधिवास पाए जाते हैं। मिश्रित ना घने ना फैले हुए अधिवास होते हैं, ना मध्यम ना ज़्यादा अधिवास यहाँ पर होते हैं, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं होते, मध्यम रूप से यहाँ पर अधिवास आपको दिखाई देते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे, अब हम आकृति क्रमांक 7.1 अ और आ, इन दोनों का अध्ययन अगर करते हैं तो सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं 7.1 अ में आपको नदी दिखाई दे रही है, वहाँ पर पानी की उपलब्धता है और इसीलिए वहाँ पर जो अधिवास है, जो घर है, वो बहुत पास पास है यानी घने हैं। उसके विपरीत आ में अगर आप देखोगे तो वन प्रदेश है। वन प्रदेश में अगर आप उसको बहुत ही माइन्यूटली अगर देखोगे तो आपको कुछ नाम भी दिखाई देंगे, वहाँ पर ये अधिवास है, ये दूर दूर है, यानी आ जो है वो बिखरा हुआ अधिवास है। अब हम प्रश्न देखेंगे कि आकृति के अधिवासों के प्रकार। हमने ऑलरेडी बताया है 7.1 अ केंद्रित, 7.1 आ रेखाकृति यानी प्रकीर्ण। केंद्रित अधिवास कौन सा है, इसका क्या कारण है? तो 7.1 अ केंद्रित अधिवास है, क्योंकि पानी की उपलब्धता होने के कारण यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है और जहाँ कृषि योग्य भूमि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण अन्न, उसी से वस्त्र और उसी से आवास। प्रकीर्ण अधिवासों का भाग कौन सा है? 7.1 आ ये प्रकीर्ण अधिवासों का भाग है। यहाँ पर घना वन है, या रेगिस्तानी प्रदेश हो सकता है या पर्वतीय प्रदेश भी हो सकता है जहाँ पर प्रकीर्ण अधिवास है। ये अधिवास भारत के किस प्रदेश के होंगे, इसका अनुमान? तो 7.1 अ ये जो अधिवास है ये नदी घाटी का हो सकता है, जैसे गंगा नदी की घाटी है, यमुना की घाटी है, या नर्मदा नदी की घाटी हो सकती है, या गोदावरी नदी की घाटी हो सकती है। और 7.1 आ ये अधिवास रेगिस्तान या दुर्गम वन विभाग का हो सकता है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। अब हम भौगोलिक स्पष्टीकरण की ओर जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर हमने आपको भारत का प्राकृतिक नक्शा यानी मानचित्र दिखाया है, क्योंकि भारत में जलवायु में पाई जाने वाली विविधता, जल की यानी पानी की उपलब्धता, भूमि की ढाल एवं उर्वरता के कारण अधिवासों के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता है, जलवायु की विविधता है, भूमि की ढलान कैसी है, उसकी उर्वरता कैसी है, क्योंकि मृदा के अनुसार ही वहाँ पर कृषि योग्य भूमि होगी और अधिवासों के प्रतिरूप में आपको विविधता दिखाई देगी। जैसे उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश,
उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नदियों का नदियाँ जो है, नदियों की घाटी है, नदियों का पानी अत्यंत संत गति से मैदानी प्रदेश होने के कारण, और जो गाद वो लेकर आती है अपने साथ, वो यहाँ पर वो संचित करती है, और उसका परिणाम क्या होता है, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश हो, पूर्वी तटीय मैदान तट हो, नर्मदा का मैदान हो या विंध्य का मैदान हो, ये वो प्रदेश है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि होती है, और कृषि योग्य भूमि के साथ साथ यहाँ पर फसल अधिकाधिक होती है, और अधिवास जो है ये केंद्रीय अधिवास पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है ये मनुष्य बहुत घने बस्ती में यहाँ पर अपने घर बनाता है और अपना विकास कर सकता है, जिसमें हमने ये देखा मैदानी प्रदेश, तटीय प्रदेश और कृषि अंतर्गत प्रदेश। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर सर्वप्रथम जैसे सघन अधिवास देखा, अब हम देखने वाले हैं उसके विपरीत मध्य भारत का वनाच्छादित भाग, राजस्थान का पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग जिसमें मरुस्थली है, थार का मरुस्थल है, हिमालय का ढाल वाला क्षेत्र यानी बहुत ही तीव्र गति से जहाँ पर ढलान है, तथा खंडित तथा उतार चढ़ाव वाले प्रदेशों में मानवीय अधिवास विरल और बिखरे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर नदियाँ भी बहती है तो वो तीव्र गति से बहेगी, यहाँ पर निश्चित रूप से पानी ठहरता नहीं है, कृषि योग्य भूमि यहाँ पर नहीं होती है, कहीं कहीं पर जहाँ पर पानी जमा होता है वहाँ पर थोड़ी विरल बस्तियाँ यहाँ पर पाई जाती है। अब बच्चों आपके समक्ष आकृति क्रमांक 7.2 और आ है। अब देखिए, हम जो भारत और ब्राजील का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं ना, इसी से आपको पता चल जाएगा कि भारत में 7.1 का जो आकृति दिखाई है, यहाँ पर सघन जनसंख्या है नदी घाटी होने के बावजूद, परंतु ब्राजील में अमेज़न नदी की निचली भूमि दिखाई है, और हमने कहा है कि अमेज़न नदी जो है वो पानी का निर्वहन बहुत ज़्यादा करती है, और उसके कारण उसके बहाव क्षेत्र में जो है ये गाद जो है वो संचित नहीं हो पाता, और इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पर दलदल युक्त प्रदेश है, घने वन है, और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ये जो निचली भूमि है यहाँ पर जनसंख्या कैसी है, प्रकीर्ण है, यानी विरल जनसंख्या है, ना के बराबर जनसंख्या है, लेकिन अधिवास है वहां पर, लेकिन ये अधिवास कैसे है, बिखरे हुए है। और वहीं 7.2 अगर आप देखोगे, ये साओ पाउलो शहर है, ये ब्राजील के किनार पट्टी वाला, यानी कौन सी किनार पट्टी वाला प्रदेश है, ये आप अभी देखोगे पूर्व तटीय किनार पट्टी वाला देश है, पूर्व दक्षिण किनार पट्टी वाला देश है, और यहाँ जनसंख्या अधिक है। हमने क्या देखा, भारत में जहाँ पर वन प्रदेश है, जहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पर जनसंख्या विरल है, लेकिन तटीय प्रदेशों में जनसंख्या घनी है। वहीं पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो ब्राजील के नदी घाटी में जनसंख्या विरल है, परंतु तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनी है, जिसका अध्ययन अभी हम करेंगे। यहाँ देखेंगे आप, ब्राजील के अधिवासों को यहाँ दिखाया गया है। एक अमेज़न नदी का समतल प्रदेश है, तो दूसरी प्रतिमा तटीय प्रदेश की है। इन्होंने कहा है कि इसका निरीक्षण करो और टिप्पणी लिखो। तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, कि अमेज़न के निचले प्रदेश में प्रकीर्ण अर्थात बिखरा हुआ अधिवास पाया जाता है। इसके विपरीत साओ पाउलो शहर के तटीय प्रदेश में केंद्रित अधिवास यानी सघन अधिवास पाया जाता है। अमेज़न नदी के निचले प्रदेश में विरल अधिवास है, और साओ पाउलो शहर के तटीय प्रदेश में सघन अधिवास है। अब हम भौगोलिक स्पष्टीकरण की ओर चल रहे हैं। ब्राजील में अधिवासों की शुरुआत यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की। ये अधिवास मुख्य रूप से ब्राजील के तटीय प्रदेशों में विकसित हुए। अब इन अधिवासों के आकार बढ़कर वे सघन बन गए हैं। इन अधिवासों के विकास के मुख्य कारण हम अभी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी ने ये सुना है, ये पढ़ा भी है कि 3 शताब्दियों से अधिक समय तक ब्राजील यह देश पुर्तगाली शासन के अधीन था, और इसीलिए यहाँ पर यूरोप से आए उन साम्राज्यवादियों ने
अधिवास के रूप में ब्राज़ील का तटीय प्रदेश विकसित किया। अब मुख्य कारण क्या है? देखो, तटीय प्रदेश की हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? तटीय प्रदेश में अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेश में जा रहे हैं, अर्थात दक्षिण पूर्व। इन तटीय प्रदेशों की सम और आर्द्र जलवायु, क्योंकि समशीतोष्ण प्रदेश है ये, जल की प्रचुर आपूर्ति, संसाधनों की उपलब्धता, कृषि योग्य जमीन इत्यादि के कारण इस प्रदेश में भूमि भले ही कम है परंतु अधिवास घने हैं, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण हम रियो डी जानेरो दे सकते हैं, साओ पाउलो दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। साओ पाउलो प्रदेश की जमीन उर्वर है। कहवा अर्थात कॉफी के उत्पादन हेतु यह प्रदेश उपयुक्त है। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों की प्रचुर भंडार है। यहाँ विद्युत आपूर्ति भी निर्बाध है। निर्बाध यानी कि यहाँ पर विद्युत आपूर्ति वो 24/7 चलती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का लोड शेडिंग नहीं होता है। यहाँ परिवहन की सुविधाएं भी विकसित हुई है। परिवहन यानी यातायात सेवा, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इन सभी कारणों के कारण साओ पाउलो में मानवीय अधिवास केंद्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके समक्ष हमने एक आकृति, एक सुंदर सा पिक्चर भी दिया है। अब ब्राजील के उत्तरी पूर्वी भाग में अगर हम जा रहे हैं, यानी हम उत्तरी अटलांटिक के तरफ अगर हम जा रहे हैं, फिर से एक बार देखेंगे। ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग में उच्चभूमि का प्रदेश अवर्षण से ग्रस्त है। अनावृष्टि चतुर्भुज हमने देखा था, रेन शैडो एरिया। इसके कारण इस भाग में कृषि का मर्यादित विकास हुआ है। इस भाग में ग्रामीण अधिवास बिखरे तथा विरल पाए जाते हैं। तटीय प्रदेश से ब्राजील के अंदरूनी क्षेत्र, यानी आप अभी उच्च भूमि से अमेज़न नदी के मैदान की ओर आ रहे हैं, यहाँ पर मानवीय अधिवास अधिकाधिक विरल होते हुए नजर आते हैं। इनका कारण यही है कि यह प्रदेश सघन विषुवत रेखीय वनों से व्याप्त है, यानी यहाँ पर सदाबहार वन है, रेन फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर है। यहाँ की जलवायु सुस्त यानी क्या, यहाँ पर रोज बारिश होती, वर्षा होती है और उसका परिणाम यहाँ पर दलदल युक्त प्रदेश है, जिसके कारण मानवीय अधिवासों के लिए ये अनुकूल नहीं है। संसाधनों के भंडारों का शोध लगाने एवं उपयोग करने के में प्राकृतिक रूप से यहाँ पर मर्यादा है। मर्यादाएं क्यों है? क्योंकि यहाँ से लगातार जो अमेज़न और उसकी जल वितरिकाएं जो बहती है वो निरंतर बहती है, और उसके कारण यहाँ पर प्राकृतिक भंडारों की खोज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इस भाग में परिवहन की सुविधाएं भी सीमित रूप से विकसित है। हमने आपके लिए कुछ पिक्चर्स उसमें डाले हुए, वो आप देखिए। और कहवा का उत्पादन अधिक होने के साथ साथ साओ पाउलो शहर में अनेक प्रकार के यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हैं। यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, पानी की उपलब्धता है, अनेक उद्योग यहाँ पर निर्माण होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर अधिवास कैसे है? सघन है। और अमेज़न नदी या अंदरूनी भाग में अगर हम ब्राज़ील के जाते हैं, पश्चिम भाग की ओर अगर हम जाते हैं, तो मानव बस्ती बहुत विरल यानी बहुत ज़्यादा कैसी है? यहाँ पर हमने पहले ही बताया है, प्रकीर्ण है, रेखाकृति है। आगे जो नगरीकरण है वो हम भाग 2 में देखेंगे।